नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बलूचिस्तान के मुद्दे को लेकर बीते 2 महीनों में हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत कुछ कहा सुना जा रहा है। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं, कभी लंदन में, कभी जिनेवा में और कभी दुनिया के दूसरे शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठ रही है। आज ये आवाज़ बहुत तेज़ हो गई है और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से जब बलूचिस्तान की बात की थी, वहाँ के नेताओं का शुक्रिया किया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो एक लंबे समय से बलूचिस्तान को लेकर के, बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर के, वहाँ जो मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहा है उसको लेकर बहुत अरसे से आवाज़ उठाते रहे हैं। और बलूचिस्तान के ऐसे कुछ नेताओं में से एक नेता, एक महिला नेता हैं, वो और कोई नहीं डॉक्टर नायला कादरी बलूच हैं। और आज डीडी न्यूज़ में आज वो हमारे स्टूडियो में है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नायला कादरी बलूच आपका हमारे से बात करने के लिए। डॉक्टर नायला कादरी बलूच, आप जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसके बाद कह सकते हैं कि आप शायद पहली ऐसी नेता हैं इतने सालों में बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर जो बात कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान आई। और जब पिछले कुछ महीने पहले आप हिंदुस्तान आई थी तो काफ़ी आपके सेमिनार हुए, आपके कार्यक्रम हुए। आपका इंटरव्यू उस वक्त मैंने एक पढ़ा था जिसमें अखबार में कहीं एक ये छपा था कि भारत में जो है पॉलिटिकल विल की कमी है बलूचिस्तान के मुद्दे पर बात करने को लेकर। अब बीते 2 महीने में जबकि प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का जिक्र एक ही हफ्ते में 2 बार किया और उसके बाद से जिस तरह से मोमेंटम पूरी दुनिया में बढ़ा, कैसे देखती हैं इस बदलाव को आप? ये बहुत हिस्टोरिक बदलाव है। यानी 70 साल से जो बलोचों का खून बह रहा है और सारी दुनिया ने खामोशी इख्तियार की, ऐसे जैसे देखा ही नहीं कुछ। तो उस पे हम जो आज से 3 महीने पहले जब मैं आई थी इंडिया, तो वो कहते हैं कश्तियाँ जलाकर, यानी वापसी का तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हमने तो वापसी के रास्ते बहुत पहले बंद कर दिए, लेकिन इस कदर ओपन होकर और इंडिया के अंदर आकर बात करने से वो अब ऐसा स्टैंप लग जाता है कि फिर आप यानी बलोच होना जुर्म है। फिर बलोच अगर इंडिया में आकर ये बात करे तो बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन इस जुर्म को इसलिए किया कि जो बातें हम पर जो इल्ज़ाम लगते थे कि बलोचों की जो आज़ादी की स्ट्रगल है वो इंडिजिनस नहीं है, ये एक ऐसा डिसीजन लेकर मैं यहाँ पर आई और उसको मैंने ओपन किया कि अगर आप हमारे साथ हो तो आप ओपन होके हमारे साथ हो, और अगर नहीं हो तो ओपन होके कहो कि नहीं। सो नाउ एंड और नेवर। इस पे पॉलिटिकल, मुझे जो यहाँ के थिंक टैंक्स से जो मेरी बात हुई और जितनी मेरी यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स से बात हुई, पॉलिटिशियन से बात हुई, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर लोग अभी तक बलोच मूवमेंट को, वो 70s की जो मूवमेंट थी उसके उसमें देख रहे हैं, शैडो में देख रहे हैं। जो आज के बहुत सारे हमारे चेंजेस हैं वो उनकी नज़र में नहीं आ रहे थे। लोगों को, जो आप कह रहे हैं, लोगों को शायद ये मालूम ही रहा। आज भी बहुत से लोग इस बात से अनजान है। दरअसल लोग ये मानते हैं कि भाई बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक पार्ट है और अगर भारत कहेगा तो ये किसी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना हो जाएगा। बलूचिस्तान पहले एक आज़ाद मुल्क था। इस तरह की जानकारियाँ लोगों को शायद थी नहीं, जो आप कहना चाह रही हैं शायद। जी हाँ, नहीं, जिस लेवल पे मैं लोगों से बात कर रही थी उनको तो सारी जानकारी है, वो तो जानते हैं इस बात को। लेकिन वो हमारी तहरीक को, जो इस वक्त हमारी जो मूवमेंट है इंडिपेंडेंस की, उसको ठीक तरह से नहीं जान पा रहे थे। उसका सही इंट्रोडक्शन कराना पड़ा। और ऑन द ग्राउंड जो इस वक्त बलोचों की सूरत हाल है वो, और फिर ये कि आपको क्या ज़रूरत है। देखें, किसी भी स्टेट को अगर आप इंडिया के लोगों से बात करें तो उनकी हमदर्दी हमारे साथ है, उनका प्यार हमारे साथ है। इंडिया के लोग बलोचों के साथ खड़े हैं, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है कि वो कोई ऐसे उसमें अपने आप को फंसाए, अपने लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बनाए ना। ये तो एक राइट है इंडियन गवर्नमेंट का कि वो क्वेश्चन करें कि हमें क्या ज़रूरत है। यानी आप सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन बुनियाद पर इतना बड़ा चैलेंज नहीं उठा सकते। तो उसमें बात यह है कि आपको फ़ायदा क्या है, आपको जो इसमें बेनिफिट्स हैं एज इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया एज अ सेफ कंट्री, और इंडिया के लोगों की तरक्की के लिए और उनकी हिफाजत के लिए बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। इस पे हमने जो बातें की वो सारी पॉलिसीज़, क्योंकि आपका एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है कि आप उससे जाके बात करें और वो येस और नो कहे।
तो आपकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी ये सारी सजेशंस गवर्नमेंट के पास पहुंची, बल्कि मोदी जी ने इस वक्त जो इतना बड़ा स्टैंड लिया है उनके साथ उनकी गवर्नमेंट खड़ी है, उनके साथ उनकी कौम खड़ी है। तो ये पॉलिटिकल विल ना होने से होने पर आ गई है। और इसके बाद जो यूएन में सुषमा स्वराज जी ने जो उठाया है बलूचिस्तान का इशू, उससे ये हुआ है कि दुनिया में एक तो मोदी जी के लेवल का पॉलिटिशियन, मोदी जी के लेवल का लीडर, जो आप नंबर 1 एक कैटेगरी के जो चंद लीडर हैं दुनिया में, आप उनमें शामिल करते हैं इस वक्त, मोदी जी को काउंट करते हैं। वो जब बलूचिस्तान के इशू पे बात करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर इसको जब यूएन में इंडिया उठाता है इस तरह से फॉर्मल लेवल पर, तो अब जेनोसाइड का जो मसला है बलूचों का, उस पर पाकिस्तान डिनाइल मोड में तो था, अब तो बिल्कुल डिफेंसिव मोड में चला गया है। आप कह रहे डिनाइल से डिफेंसिव मोड में चला है, क्योंकि भारत बलूचिस्तान को लेकर के भारत ने अब तक जितनी आवाज़ उठाई है वो भारत ने ह्यूमन राइट वायलेशन के संदर्भ में उठाई, क्योंकि वहाँ पर बहुत बुरी तरह से बलूच लोगों का नरसंहार हो रहा है। तो आपको लगता है मसला सिर्फ इतना है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, या फिर इससे बड़ी एक आज़ादी की जंग है जिसको दुनिया स्वीकार करने लगी है? देखिए, ह्यूमन राइट्स का मसला तो शुरू दिन से चल रहा है। जब आप एक आज़ाद मुल्क पर हमला करते हैं और उसको कब्ज़ा करते हैं, उसके किंग को अरेस्ट करते हैं और उससे ज़बरदस्ती एक्सेशन पे साइन करवाते हैं, और फिर जो आपने 3 रखे थे कि आप फाइनेंस है और कम्युनिकेशन है और एक और डिफेंस है शायद, ये 3 आप जो हैं हमारे साथ कॉमन रखेंगे, बलूचिस्तान और पाकिस्तान, बाकी सब में बलूचिस्तान आज़ाद होगा। वो जो साइन किया है एग्रीमेंट पाकिस्तान ने, उसकी खुद वायलेशन की 1 यूनिट बनाया और बलूचिस्तान को ख़त्म कर दिया, जैसे बलूचिस्तान का नाम ही ख़त्म कर दिया। तो ये जो सारी जो इन्होंने पाकिस्तान ने हमारे साथ करते रहे, वो वायलेशंस जो हैं, यूएन को उस वक्त इंटरवीन करना चाहिए था। पाकिस्तान को ये कहने का कोई राइट नहीं है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, बल्कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इंटरनल मसले में इंटरफेयर किया है, जिसकी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस पर जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस थी, वो जेनोसाइड के लेवल पर अब पहुंची जब इसमें चाइना एंटर होता है। चाइना 30 साल से बलूचिस्तान में मौजूद है और बलूचिस्तान में माइनिंग कर रहा है, गोल्ड माइनिंग कर रहा है। डेली 16 kg गोल्ड चाइना उठाता रहा है 30 साल। तो ये जो चाइना की लूटमार है पाकिस्तान के साथ, ये बलूचों के ऊपर जितने मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं पाकिस्तान के, वो उन्हीं टाइम्स में हुए हैं जब चाइना ने कोई नया प्लान करना था। ग्वादर में जब ग्वादर पोर्ट पर जब चीनी पहुंचे हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर सेना पहुंची है, उसके बाद शायद ह्यूमन राइट के वायलेशन और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। जी हाँ, देखें, इससे पहले जो वो सेंदक प्रोजेक्ट में करते रहे और इससे पहले जो वो वहाँ पर न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म पाकिस्तान के साथ मिलके करते रहे बलूचिस्तान में, तब तक ये छुपे हुए थे। और ग्वादर का जो मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए तो ये फर्स्ट टाइम ओपन हुआ चाइना बलूचिस्तान में। हम तो जानते थे, लेकिन दुनिया के सामने ओपन हुआ चाइना। और उसके बाद से जो बलूचों ने इसको रिटेलिएट किया कि हम अपना पोर्ट किसी को नहीं बेचेंगे, और यहाँ से जो आप हमें मिनॉरिटी बनाना चाहते हैं, बल्कि आप तो हमें एवेपोरेट करना चाहते हैं। जब आप मिलियंस लोगों की यहाँ पर लाके इम्प्लांट करेंगे लोगों को, चीन से और पंजाब से, पाकिस्तान से, तो फिर वो जो है बलोच कहाँ जाएंगे? बलोच तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें नहीं चाहिए ऐसी डेवलपमेंट जो हमें ख़त्म कर दे। इस डेवलपमेंट अगर चीन को और पाकिस्तान को चाहिए तो आप कहीं और जाके करो, हमें नहीं चाहिए। तो इस पर चीन ने, पाकिस्तान ने मिलकर बलोचों का जेनोसाइड शुरू किया। अब जहाँ जहाँ सी पैक जहाँ से गुजरता है, वहाँ पर घरों में आग लगा दी गई है, बिल्डोज कर दिए गए हैं, लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया है, और वो सारा इलाका जो है वो वहाँ आपको बलोच फ्री कर दिया गया है। तो ये अगर डेवलपमेंट है, हम तो इसे डेवलपमेंट नहीं कह सकते, हम तो इसको जेनोसाइड ही कहेंगे। और इस तरह चाइना के अंदर आने से, चाइना के पाकिस्तान के साथ ओपनली बलूचिस्तान में आने से, बलोचों का जो जेनोसाइड है वो लेवल जो है वो अब एक्सट्रीम पर है। यानी आप कह रही हैं कि जो बलूच लोगों का जो जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसमें एक तरह से पाकिस्तान और चीन जो है वो मिल है, मिली भगत है, मिल के कर रहे हैं। 1958 में एक फ्रीडम फाइटर थे जो ब्रिटिश के साथ भी फ्रीडम फाइट करते रहे, मलिक अब्दुल अली काकड़। उनकी बायोग्राफी में मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी है। तो वो मेरे अंकल की तरह हैं और मेरे फादर के साथ वो साथ थे इस सारी स्ट्रगल में।
तो उन्होंने बताया कि 1958 में जब अयूब का मार्शल लॉ था, उस वक्त उन्हें उसी कुली कैंप में टॉर्चर किया गया, जिसमें बाद में मेरे हस्बैंड को भी टॉर्चर किया गया। तो वहाँ पर 14 डेज़ के मुसलसल टॉर्चर के बाद ही वॉज जस्ट लाइक डाइंग। तो उस वक्त चाइनीज़ एक डॉक्टर आया और वो उनको ट्रेन कर रहा था पाकिस्तानी फ़ौज को कि डोंट टॉर्चर लाइक दिस, कि वो सर्वाइव भी करें एंड यू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ये 1958 की बात है। तब से चाइना बलोचों के को कत्लेआम करने में, टॉर्चर करने में और बलोचों की जो पॉलिटिकल मूवमेंट है इंडिपेंडेंस की, उसको ख़त्म करने में तब से चाइना इन्वॉल्व है। तो प्रोफेसर नायला कादरी कहती हैं कि एक तरह से जो भी कुछ इस वक्त बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे बलूच लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, और दरअसल जो है इंटरनल जो पॉलिटिक्स है बलूचिस्तान की, और साथ साथ सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि वहाँ की जो संस्कृति है वो भी क्या, उस पर बात करेंगे प्रोफेसर नायला कादरी से इस ब्रेक के बाद। वादा किया था मैंने वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। गुड मॉर्निंग। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये दाने कैसे? रात मैंने मुहासू वाली क्रीम लगाई थी जो आप लाए थे। लाना जरा वो क्रीम। ये लीजिए। ओह गॉड, दुकानदार ने तो मुझे एक्सपायरी डेट वाली क्रीम दे दी है। क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल है ना मेरे पास। जी हाँ, आप दुकानदार की शिकायत कंज्यूमर फोरम में करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य एलईडी। खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। नया महिंद्रा यूवो दे 400 घंटे का लंबा सर्विस अंतराल, यानी साल में एक सर्विस की बचत। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माँ या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए। बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब। 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। ए से ऑटोमोबाइल्स हो या एस से सुपर बाइक्स, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स, A to Z आपके काम आते हैं। खास मुलाकात में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर एक लंबे समय से संघर्ष कर रही प्रोफेसर नायला कादरी बलूच, आपने बताया कि जो ह्यूमन राइट वायलेशंस वहाँ पे जिस तरह के हो रहा है, आपके पिता और आपके पति भी 2 साल तक कैद में रहे, वहाँ पर उनको उठा लिया गया। अभी जो खबरें आ रही हैं वो और ज़्यादा भयानक खबरें आ रही हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं वहाँ टॉर्चर सेल बना दिए गए हैं। कुछ मैंने ट्वीट्स देखे बलूच एक्टिविस्ट के, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों को मारने के लिए रसायन जो है, केमिकल्स हैं, बलूच लोगों को मारने के लिए पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कर रहा है। जो वहाँ से लोगों की लाशें मिल रही हैं उनमें बिल्कुल उनके जो शरीर के हिस्से हैं वो निकाले हुए हैं। तो ये तो बहुत भयानक चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपको लग रहा है दुनिया इन सब चीज़ों को नोटिस कर रही है? दुनिया नोटिस कर रही है, लेकिन इसमें अगर क्रेडिट किसी को मिलता है सोशल मीडिया के साथ साथ तो इंडियन मीडिया को मिलता है। इंडियन मीडिया ने इस मसले को जिस तरीके से उठाया है उससे हमें ये हुआ है कि लोगों में जो इसकी जानकारी है, जो इसकी अवेयरनेस है, वो ज़्यादा फैली है। डिनाइल के उसमें है पाकिस्तान के, हम नहीं कर रहे, लेकिन उसके लिए हमने डिमांड की है कि UN का फैक्ट फाइंडिंग मिशन बलूचिस्तान भेजा जाए
और वो ग्रेव्स जहाँ पे वो बॉडीज़ हैं जो कि ऑर्गन्स के बगैर हैं, और वो बॉडीज़ हैं जिन पे केमिकल वेपन्स यूज़ किए गए हैं, उनको देखा जाए और लोग उनकी मदद करेंगे। यूएन का अगर कोई ऐसा फैक्ट फाइंडिंग मिशन आता है तो ये कि इसकी इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, उसकी खुला खिलाफ वर्जी पाकिस्तान कर रहा है। गैस, केमिकल गैस यूज़ कर रहा है लोगों पर। फिर इसके साथ साथ जो पानी के ज़खायर हैं, क्योंकि हमारे पास जो है सरफेस वाटर है जो यूज़ होता है, वो उसको पोल्यूट कर देते हैं केमिकल्स से। ऑर्गन ट्रेड में जो पाकिस्तान इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व है, और एक आदमी का बड़ा नाम लोग लेते हैं सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान में एक आदमी था मौलाना ईदी और बस अब ख़त्म हो गया पाकिस्तान। वो इतना भयानक चेहरा है उस ईदी का कि ये सारी ऑर्गन ट्रेड ईदी सेंटर के ज़रिए होती है। ये आप प्रमाणिक के आधार पे कह रही हो? जी हाँ, ईदी साहब को तो बहुत दुनिया में इस तरह से प्रोजेक्ट किया पाकिस्तान ने कि बहुत बड़े नहीं, वो कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। जहाँ कहीं वो देखते हैं कि लाशें गिर रही हैं, वहाँ वो पहुँच जाते हैं और फ़ौरन ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। जितनी डेड बॉडीज़ हैं मेडिकल कॉलेजेस को प्रोवाइड करते हैं। वो बहुत से ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है कि लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस से मिसिंग बलोच जो बलोच एक्टिविस्ट थे, जो मिसिंग थे, जो पाकिस्तान ने ISI ने अगवा किए थे, वो डायसेक्शन टेबल्स पर पाए गए हैं। और ऐसी जो हमें बॉडीज़ मिली हैं कि जिनके ऑर्गन्स गायब हैं, वो ज़्यादातर ऐसे इलाकों से मिलती हैं जहां ईदी सेंटर्स की मौजूदगी है। क्योंकि आप भी एक महिला है, महिलाओं पर इस वक्त किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं? महिलाओं को क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ रही हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, बलूच महिलाओं को? देखें, पाकिस्तान की आर्मी जहाँ जहाँ गई है, वहाँ के लोगों को जिस तरह से भी इन्होंने मारा है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो इन्होंने जुल्म किया है वो महिलाओं पर किया, औरतों पर किया है। बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। बांग्लादेश में 1 लाख जो बंगाली औरतें हैं वो प्रेग्नेंट आउट ऑफ रेप हुई, जो मारी गई हैं वो इसके अलावा हैं। तो इसी तरह से हम बंगाली हैं, वो तो पाकिस्तान के दुश्मन हैं ना, जो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम पाकिस्तान के इसलिए दुश्मन हैं कि हमने जब पाकिस्तान बन रहा था और वो भीख मांगने की शुरू से इनकी आदत है, तो उस वक्त जिना आया था कलात बलूचिस्तान के कैपिटल में और मदद मांगी थी और मैं आपके लिए ये करूँगा और वो करूँगा। तो जो किंग थे बलूचिस्तान के, उन्होंने इसको सोने से तोल दिया था, गोल्ड में तोला था, सोने से तोल दिया, और इसकी बहन को सिल्वर में तोला था। तो इन्होंने तो देख लिया ना कि इनके पास इतना सोना है तो आप कब्जा करें। ये वो लोग हैं। तो ये हम तो इनके दुश्मन ठहरे क्योंकि, लेकिन आप देखें कि KPK में जो पख्तूनख्वा का इलाका है, वहाँ पर अगर सैलाब आता है या वहाँ पर ज़लज़ला आता है, तो जैसे इंटरनेशनल सपोर्ट कहीं आती है तो फ़ौरन पाकिस्तान आर्मी पहुँच जाती है। वो कहती है कि किसी को ज़रूरत, कोई NGO नहीं जा सकती, कोई और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं जा, जिसने सपोर्ट देना है पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट दे। और पाकिस्तान आर्मी लोगों को सपोर्ट नहीं देते, बल्कि वो सारा कुछ तो खुर्द-बुर्द हो जाता है। और वहाँ से ये रिपोर्ट्स हैं कि ज़लज़ले में और सैलाब में जो औरतें, पख्तून औरतें डिस्प्लेस हुई हैं, उनके साथ इन्होंने रेप्स और उनको किडनैप किया है, उनको पाकिस्तान आर्मी ने, जो लोग मुश्किल में थे। यानी ये वो लोग हैं कि जिनका अभी पख्तूनों का अभी तक पाकिस्तान पे यकीन है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की आर्मी में अभी तक शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको पंजाबी आर्मी पीछे होती है, पख्तूनों को आगे भेजती है कि जाओ बलूचों के घर जलाओ और जाओ बलूचों के बच्चों को उठाओ और आग में फेंको। माओं की झोलियों से बच्चे उठा के जिंदा आग में फेंके हैं इन्होंने। ये सारा कुछ जो करते हैं वो पश्तूनों को वो आगे भेजते हैं। अफगानिस्तान में जो जितना आतंक ये फैलाते हैं, जो ये सुसाइड बॉम्ब्स करते हैं, मासूम यूनिवर्सिटी के बच्चों को जाके मारना, वहाँ भरे बाजार है या कोई प्रोटेस्ट है उसमें जाके खुदकुश करवा देते हैं। तो ये जो सुसाइडल अटैक्स हैं, ये सब भी तो पश्तूनों से ये करवा रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही, मैं उस पर थोड़ा सा, क्योंकि ये एक आपने कहा कि बलूच तो उनके दुश्मन है। मैं एक आम हिंदुस्तानी और आम दुनिया के लोगों को समझने की दृष्टि से पूछ रहा हूँ ये बात, इस लिहाज से कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो इसी आधार पे हुआ था, मजहबी आधार पे हुआ था। तो हिंदुस्तान के एक आम आदमी को लगता है कि भाई बलूच लोग भी तो मुस्लिम हैं,
पख्तून भी मुस्लिम हैं। अब तो सिंध से भी आवाज आने लगी, सिंध में भी बड़ी अलग पुरानी लोग बात आवाज है कर रहे हैं। सिंध से, पुरानी हाँ, आवाज है, सिंध ने- लेकिन अब वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर, तो ये एक मजहब के आधार पर पाकिस्तान देश है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि एक ही मजहब के लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं? पाकिस्तान कोई मजहब की बुनियाद पे नहीं बना। पाकिस्तान ब्रिटिश का प्लान था कि वो एक प्रॉक्सी यहाँ पर छोड़ के जाएगा अगर उसे कभी जाना हुआ, और जब उसने ड्यूरेंट लाइन बनाई वो उस वक्त से कोशिश कर रहा था कि ये इलाके ले रहा था उसके लिए। और फिर जो है आपने देखा कि बंगाल को तकसीम किया गया, आपने देखा पंजाब को तकसीम किया, ये सारी तकसीम तो ब्रिटिश स्टेप बाय स्टेप किए चला जा रहा था। तो ये बहुत पुराना प्लान है ब्रिटिश का। पाकिस्तान का इस्लाम से कभी कोई ताल्लुक, पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो, या वो रियासत है या वो फौज है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों का कत्ल किया है। आप 40 लाख अफगान मुसलमान पाकिस्तान ने कत्ल किए, 30 लाख बंगाली मुसलमान पाकिस्तान ने कत्ल किए, 2 लाख के करीब तो बलोचों को कत्ल कर चुका है। हमारी तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो हमें जिस तरीके से वो मार रहे हैं। मैं एक जो आपने शुरू में भी कहा, मैं उस पर भी एक बात आता हूँ कि इतना साल हो गया बलूचिस्तान के संघर्ष को लेकर के, उसके अलग अलग कारण रहे दुनिया में। इस संघर्ष को लोग, कुछ देशों ने मान्यता दी, कुछ अब दे रहे हैं, थोड़ा सा लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि जो बलूचिस्तान की लीडरशिप थी वो भी कहीं ना कहीं उसमें आज भी जो है कई गुट हैं, ऐसा माना जाता है, और सबके बीच उस तरह की एकता नहीं हो पा रही है जिस तरह की एकता की ज़रूरत है अगर बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़नी है तो। देखिए, एकता की ज़रूरत अपनी जगह है, लेकिन जो लड़ाई असल में लड़ रहे हैं, जो बलोचों की नेशनल आर्मी है जिसके कई ग्रुप्स हैं, जिसके कई ब्रिगेड्स हो सकते हैं, लेकिन जो जिन्हें हम सरमचार कहते हैं, वो ऑन ग्राउंड सब इकट्ठे हैं। जब कभी उन पर अटैक हुआ है या जब कभी उन्होंने अटैक किया है तो वो कंबाइंड ऑपरेशंस करते हैं, वो मिलके ऑपरेशंस करते हैं। और जब पाकिस्तान हमला करता है तो कोई ये नहीं देखता कि ये इस ग्रुप पे हमला हुआ है, जहाँ कहीं वो सारे एक हो जाते हैं। बलूचिस्तान के जो अवाम हैं वो कभी ये नहीं देखते कि किस ग्रुप ने कॉल दी है तालाबंदी की या व्हील जैम की या शटर डाउन की या प्रोटेस्ट की, वो सब आते हैं। यानी आपके लिए पार्टियां अलग अलग हो सकती है लेकिन रास्ता एक है, रास्ता और सब एक मिलके लड़ है, रहे हैं। मंजिल एक है। और जो लीडरशिप में जो थोड़े बहुत आपस में फासले थोड़े हैं, यानी इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर एक अलायंस बनाकर अपनी कॉमन स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, अपने कॉमन जो है डिमांड्स बनाने की ज़रूरत है। कैसे बनी? क्योंकि अगर आप आज़ादी की बात करते हो तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है आज़ादी। क्या रोड मैप आप देखती हैं आज़ादी के, बलूचिस्तान की आज़ादी? मैं रोड मैप ऐसे देख रही हूँ कि इस वक्त जो स्टेप है हमारा ज़रूरी है वो एग्जाइल गवर्नमेंट है। हमें एग्जाइल गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए और उसमें सारे बलोचों की से होनी चाहिए। यानी बलोच जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, ईरान के कब्ज़े में है, अफ़गानिस्तान में रहते हैं, खलीज में रहते हैं, यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, सारे बलोचों को उस गवर्नमेंट में वोट देने का हक होना चाहिए। वो गवर्नमेंट टोटली एक ऑटोनमस गवर्नमेंट होगी। हम इंडिया से उसकी सारी अपील कर रहे हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि इंडिया उसके लॉजिस्टिक सपोर्ट हमें दे, जैसे उन्होंने बांग्लादेश को दी, जैसे उन्होंने तिब्बत को दी, हमें भी दें। और हम आपको इससे ज़्यादा वापस करेंगे। इसलिए ज़्यादा वापस करेंगे कि इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान, इंडिपेंडेंट इंडिया, सेफ इंडिया और प्रॉस्पेरस इंडिया के लिए एक ज़मानत होगा। लेकिन हम जिस गवर्नमेंट की आपसे तवक्को रखते हैं हिंदुस्तान से, वो एक ऑटोनमस गवर्नमेंट होगी। हम ये नहीं चाहते कि हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिक्टेटरशिप हो, यानी पाकिस्तान की ग़ुलामी से निकल के हम इंडिया की ग़ुलामी में नहीं आना चाहते, बिल्कुल साफ कहेंगे। हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते में और ख़ुसूसन सार्क कंट्रीज़ में जो इंडिया की बड़ी से है, जैसे ही इंडिया ने ऐलान किया, आप देखें बांग्लादेश ने मोदी जी को सपोर्ट किया, तो इस तरह से सार्क कंट्रीज़ की तरफ से बलूचिस्तान की यानी जो एग्जाइल गवर्नमेंट बनती है उसको सारे सार्क कंट्री सबसे पहले एक्सेप्ट करें, इसकी एंडोर्समेंट हो, और उसके बाद जो खित्ते के दूसरे मुल्क हैं, और फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे और यूएन में जिस तरह सुषमा जी ने इस दफ़ा उठाया बलूचिस्तान का इशू, तो इस हमारी जो एग्जाइल गवर्नमेंट है
उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहले इंडिया उसको ले तस्लीम करे और फिर दूसरे मुल्क स्टेप बाय स्टेप। कई बलूच नेताओं ने ब्रह्मदाग बुगटी जिनमें से प्रमुख है भारत में, उन्होंने राजनीतिक शरण मांगी। आपको लगता है कि ये एक भारत को इस दिशा में पहल करनी चाहिए? देखें, हम तो इससे बहुत बढ़ के मांग रहे हैं। जब हमारी अपनी गवर्नमेंट होगी एग्जाइल, तो हमें तो फिर शरण की ज़रूरत नहीं है ना। हमारी गवर्नमेंट होगी तो हम खुद बलोच पासपोर्ट इजरा करेंगे और वो बलोच पासपोर्ट सारी दुनिया तस्लीम करेगी। तो हम इससे बढ़ के मांग रहे हैं, लेकिन उस तक आने के लिए अगर शरण चाहिए, आपको असाइलम चाहिए, किसी बलोच को इंडिया के पेपर्स चाहिए कि ट्रैवल का प्रॉब्लम है। हमारे बहुत से ऐसे बलोच हैं जिनको प्रोटेक्शन है यूरोप में, लेकिन वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से बंधे हुए हैं। तो इस सब के लिए अगर इंडियन पासपोर्ट होगा उनके पास तो वो ट्रैवल कर सकेंगे, बलोच आसानी से एक दूसरे से मिल सकेंगे, और जो छोटी मोटी बातें आपस में क्रिएट होती हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, वो दूर होंगी। तो ये हमारी एग्जाइल गवर्नमेंट से पहले का स्टेप है और जो ज़रूर होना चाहिए। एक आखिरी बात, समय मेरे पास कम है इसलिए एक आखिरी बात ज़रूर जानना चाहूँगा, बलूच जो संस्कृति है, जो सिविलाइजेशन, उसके बारे में भी हिंदुस्तान के लोगों को बहुत कम जानकारी है। तो वहाँ की कल्चर किस तरह की, महिलाओं का बलूच संस्कृति में क्या स्थान है, इस बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। बलूच जो मिजाज है, जो एटीट्यूड है, वो बहादुरी को एनकरेज करते हैं। ब्रेवरी एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जिसका बहुत ऑनर है, आदर्श है। और इसमें एक ये है कि ख़वातीन के लिए या जो महिलाओं के लिए बलोच समाज है या जो राज है हमारा, उसमें बहुत एहतराम है, बहुत ऑनर है। यानी अगर जंग हो रही हो, दो कबीले आपस में जंग लड़ रहे हो, खूनी जंग, मार धाड़, कुछ तो खून हो रहा हो, और अगर कोई महिला बीच में आ जाती है और वो कहती है कि मेरे ऑनर में, मेरे एहतराम में जंग बंद कर दो, तो जंग बंद हो जाती है। तो इसमें यह है। लेकिन ये कि आप बुनियादी तौर पर बलोच और कुर्द जो हमारा नस्ली एक मंबा जो है एक है, और आपने देखा है कि कुर्द ख़वातीन, अभी बलोच ख़वातीन, कई बलोच ख़वातीन ऐसी हैं महिलाएं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने हमला किया है उसके भाई को लेने के लिए या उसके हस्बैंड को गिरफ़्तार करने के लिए, तो उन्होंने साथ मिल के जंग लड़ी है, क्लाशनकोफ चलाई है, कई मारे हैं और ख़ुद भी मरी हैं, ख़ुद भी शहादत कबूल की है। और दूसरा ये कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, बलोच सिविलाइजेशन और कुर्दिश सिविलाइजेशन भी, हमारी बुनियाद जो है वो मेहरगढ़ की तहज़ीब है, शाल और नाल सिविलाइजेशन है, केच की तहज़ीब है, मकरान की। तो हमारी तहज़ीब जो है वो जो फ्रेंच साइंसदान हैं, उन्होंने इस पे, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 30 साल काम किया और उनकी रिसर्च जो छपी हैं, और उनके पास फ्रांस में मेहरगढ़ का अलग से म्यूज़ियम है। वहाँ पर ये कि मेहरगढ़ एक मेट्रीलिनियल सोसाइटी थी, जहाँ पर माँ बड़ी होती है सोसाइटी की। तो वो पिदर सरी समाज नहीं था, बल्कि पिदर सालारी समाज नहीं था, बल्कि मादर पितृ सत्तात्मक नहीं था, बल्कि मातृ सत्तात्मक समाज है वहाँ। तो वो बुनियादी है कि, और फिर ये कि वो ऐसा हमारी तहजीब रही है कि जिसमें आप ना सिर्फ ये कि वहाँ पर वायलेंस नहीं था, वहाँ पर प्रोटो राइटिंग थी, यानी सबसे पुरानी जो दुनिया में राइटिंग है वो सिंबल राइटिंग है, वो हमारी अपनी मौजूद है, जिसको क्रश कर दिया गया, हम पे अरबी और फारसी और ये इंग्लिश अब लाद दी गई। लेकिन जो हमारे अपनी प्रोटो राइटिंग है, हम उसे डेवलप करना चाहते हैं। हम बलूची रस्मुल ख़त अपना निकालना चाहते हैं, जो राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग। और फिर उसके साथ वहाँ पर आप देखें कि ज़राअत थी, वहाँ पर आप हमारे पास केमिस्ट्री थी, हमारे पास मेटल्स थे, हमारे पास ज्योमेट्री थी। अभी भी जो बलोच महिलाएं हैं, जो बलोच औरतें हैं, वो इस कदर ज्योमेट्री की माहिर हैं, यानी जेनेटिकली ज्योमेट्री की माहिर हैं, और वो बगैर किसी, यानी आपको ज्योमेट्री बॉक्स नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ धागे से और सुई और कपड़ा, 3 चीज़ें आप उन्हें दे दें, वो ज्योमेट्री बनाएंगी आपके लिए, ट्रायंगल बनाएंगी, वो सेमी सर्कल्स बनाएंगी, वो हेक्सागोनल बनाएंगी, वो सारे शेप्स से खेलती हैं। इस संघर्ष को इतने आगे तक और बुर्का हमारा कल्चर, बलोच का कोई कल्चर नहीं है बुर्का, और छुपाना छुपना नहीं। हमारी औरतें 30-30 मील दूर दूर के इलाकों में अकेली जाती हैं, काम करती हैं, भेड़ें चराती हैं। और इसलिए उस मिट्टी को और उस बलूच की आइडेंटिटी को बचाने की बहुत ज़रूरत है। और
आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपका ये संघर्ष जो है परवान चढ़े और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नायला बलूच डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो प्रोफेसर नायला बलूच से हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान को लेकर, बलूचिस्तान के कई मुद्दों पर लेकर। ख़ास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।